वैदिक संस्कृति। भारत में आर्यों को वैदिक संस्कृति का जनक अथवा प्रारंभकर्ता माना जाता है। वैदिक संस्कृति ग्रामीण संस्कृति पर आधारित सभ्यता थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता जिसके अवशेष आज भी मिलते हैं और जिसके बारे में पर्याप्त हमें जानकारी मिलती है, उस संस्कृति के बिल्कुल एक अन्य भिन्न प्रकार की संस्कृति थी, क्योंकि यह शुरुआत में यह एक घुमंतू कबीले पर आधारित संस्कृति थी और जब आर्य लोग स्थिर होकर एक स्थान पर जीवन यापन करने लगे तब भी यह ग्रामीण संस्कृति पर आधारित संस्कृति थी। इस संस्कृति को प्रारंभ करने का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। इस संस्कृति में प्रारंभ में लोग कबीले में रहते थे, घुमंतू जीवन व्यतीत करते थे और पशुचारण अथवा पशुपालन उनका मुख्य पेशा था। कालांतर में धीरे धीरे जब वे विकास करने लगे, विकसित जीवन प्रणाली को अपनाने लगे, तब उन्होंने एक स्थान पर निवास करना सीखा। वे स्थिर जीवन व्यतीत करने लगे, बस्तियां बसाकर निवास करने लगे एक स्थान पर स्थिर रहकर। साथ ही साथ पशुपालन के साथ साथ कृषि को उन्होंने अपना मुख्य पेशा बनाया, अपनी अर्थव्यवस्था आर्थिक जीवन का आधार बनाया। धीरे धीरे करके यही संस्कृति विकसित होकर जन कबीले का और परिवर्तित विकसित रूप राज्य और उससे भी ऊपर उठकर विकास कर की अवस्था को पार कर इस संस्कृति ने महाजनपद प्रणाली को अपनाया। छोटे छोटे राज्यों का स्थान बड़े बड़े राज्यों ने लिया और तब इसी संस्कृति के अंतर्गत एक ऐसी संस्कृति विकसित हुई जिसमें साम्राज्यवाद का भी उद्भव हुआ। तब भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे। महाजनपद काल इसी वैदिक संस्कृति के अंतर्गत ही आता है। भारत में आर्यों के द्वारा सप्त सैंधव क्षेत्र में जिस संस्कृति का विकास हुआ उसे ही वैदिक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। वैदिक संस्कृति के लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन तथा इनकी सैद्धांतिक आस्थाओं को जानने के लिए इसे दो कालों पूर्व वैदिक अर्थात ऋग्वैदिक काल एवं उत्तर वैदिक काल में विभाजित किया जाता है। सर्वप्रथम इस संस्कृति का आरंभ कैसे हुआ, तब हम पाते हैं इस संस्कृति का आरंभ आर्यों के आगमन के साथ हुआ। आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, उत्कृष्ट अथवा कुलीन से है। जैसे जो अन्य संस्कृतियों के विपरीत जिन्होंने अपनी श्रेष्ठता स्थापित की, अपने आप को उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित किया और उन्हीं की जीवन शैली को तत्कालीन परंपरा में एक आदर्श के रूप में स्थापित किया गया, एक उत्कृष्ट कुलीन संस्कृति माना गया, समझा गया।
सर्वप्रथम जर्मन संस्कृतविद मैक्स मूलर ने 1853 ईस्वी में आर्य शब्द का प्रयोग किया था। इस शब्द का प्रयोग एकदम बहुत ही ज़्यादा पुराना नहीं है। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले हुआ था। भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक आर्यों को माना गया है। ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। जैसे पूर्व में बताया जा चुका है कि इस संस्कृति को दो भागों में विभाजित किया जाता है, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तब ऋग्वैदिक काल के अध्ययन के लिए साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों का सहारा लिया जाता है। आर्य जिस भाषा का प्रयोग करती थी उसे इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा माना गया है। इंडो यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीन नमूना 1600 ईसा पूर्व के आसपास उत्कीर्ण इराक के कस्साइट अभिलेख तथा सीरिया के मितन्नी अभिलेखों से मिलता है। यह 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख है। आर्यों के मूल निवास पर विद्वानों में मतभेद है, किंतु आल्प्स पर्वत का पूर्वी क्षेत्र जिसे यूरेशिया कहा जाता है संभवतः आर्यों का मूल निवास है। भारत में आर्यों ने जिस क्षेत्र में निवास किया उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता है। यह क्षेत्र पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा भारत में पंजाब एवं हरियाणा तक विस्तृत था। भारत में आर्यों की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद को यदि वैदिक संस्कृति का आदर्श आचार संहिता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऋग्वेद में आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है, परंतु सामान्यतः इससे सांस्कृतिक समुदाय का बोध होता है। आर्य लोग एक ही प्रजाति से संबंधित नहीं थे, परंतु इनकी प्रारंभिक संस्कृति लगभग समान थी। वे सभी हिंद यूरोपीय परिवार की भाषा बोलते थे। 1400 ईसा पूर्व के बोगज कोई के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे अनुमानित होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए होंगे। इन देवी देवताओं का उल्लेख ऋग्वेद में भी किया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का भारत में सफलता का कारण संभवतः कांस्य से निर्मित कुशल अस्त्र शस्त्र तथा घोड़े एवं रथ हैं, परंतु इसके पुरातात्विक साक्ष्य बहुत अल्प मात्रा में मिले हैं। यह हो सकता है कि आर्य अपने शत्रुओं की तुलना में जिनको उन्होंने विजित किया उनकी तुलना में उनके अस्त्र शस्त्र ज़्यादा मजबूत रहे होंगे। युद्ध के साजो सामान जैसे अश्व, घोड़े एवं रथ उनके पास रहे होंगे। इसी कारण उन्होंने अपने शत्रुओं अथवा यहाँ के मूल निवासियों को विजित किया। यह हो सकता है, परंतु इसके पुरातात्विक साक्ष्य बहुत ही कम मिलते हैं। आर्यों के मूल निवास के संबंध में अनेक मत हैं। जैसे प्रोफेसर मैक्स मूलर ने उनका मूल निवास मध्य एशिया अथवा बैक्ट्रिया को माना है। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को माना है। डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने सप्त सैंधव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास माना है।
डॉक्टर संपूर्णानंद ने आल्पस पर्वत के पूर्व में यूरेशिया के समीप को उनका मूल निवास माना है। दयानंद सरस्वती तिब्बत को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। बैंडेरस्टीन, नेहरिंग एवं प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास माना है। गंगानाथ झा ब्रह्मर्षि देश को आर्यों का मूल निवास मानते हैं, जबकि गाइल्स महोदय हंगरी तथा डेन्यूब नदी की घाटी को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोफेसर पेनका व हर्ट जर्मनी के मैदानी भाग को, रोड्स बैक्ट्रिया को, विलियम जोन्स यूरोप को, DS त्रिवेदी देविका अथवा मुल्तान को, LD कल कश्मीरी हिमालय प्रदेश को, मेयर कीथ एवं ओकल्डनबर्ग पामीर का पठार को आर्यों का मूल निवास मानते हैं। इस प्रकार इस संबंध में कोई एक मत नहीं है कि आर्य कहाँ से आए थे, उनका मूल निवास कहाँ था, और साथ ही यह भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि आर्य बाहर से आए थे और उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को विजित किया, उन पर अपनी सत्ता स्थापित की। यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, इसके कोई स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध नहीं है। विभिन्न विद्वान हैं, उनके अपने अपने विशिष्ट मत हैं, उनके अपनी खोज है और इस अलग अलग अपनी व्याख्या है। इस प्रकार उन्होंने अलग अलग प्रकार से यह स्थापित करने का प्रयास किया है कि आर्य यहाँ से आए थे कि कहाँ से आए थे, लेकिन यह इस विषय में कोई स्पष्ट मत, एक मत नहीं है कि आर्य कहाँ से आए थे अथवा कहाँ के मूल निवासी थे, अथवा यह भी नहीं कहा जा सकता कि आर्य बाहरी थे।